चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले 2-3 दिन से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था और इसके पीछे का रीज़न हम सबको पता है कि 24 अगस्त 24 अगस्त को हम सभी लोग यानी कि सारे टीचर्स और जो स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष से जो बच्चे आए थे, ये सारे लोग रामलीला मैदान में गए थे। एक्चुअल में मुद्दा ये था कि बच्चों को न्याय दिलाना है, चूँकि बच्चे जो हैं शोषित हो रहे हैं, जो अभी वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सिस्टम है, इनके द्वारा। सच मायने में एक देखा जाए तो बच्चे शोषित पहले भी थे, आज भी हैं और अगर यही सिचुएशन रहा तो आगे भी रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पर बच्चों की हित की बात नहीं, बल्कि टीचर अपने फ़ायदे के से वहाँ पर गए हुए थे। ये सबको पता है कि कोई किसी का होता नहीं है। देखो यार, फैक्ट ये है कि ये जो टीचर्स हैं ना, जो ये कहते हैं कि हम आपके लिए आवाज़ बन रहे हैं, हम आपके लिए जान तक दे देंगे। सच बात ये है कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता है। अपना चेहरा चमकाना होता है तो लोग जो है कुछ न कुछ बीच में उलूल-जुलूल की बातें करते रहते हैं। अभी का जो सिचुएशन है, अल्टीमेटली मिला क्या इस प्रोटेस्ट से? किसी को कुछ मिला? बच्चों को नहीं मिला है। गलती दोनों तरफ की रही है। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि हमें बताया नहीं गया कि 5 बजे तक का ही प्रोटेस्ट है, सिर्फ परमिशन दिखा दिया गया। एक्चुअली में उन्हें बताया भी गया था, ऐसा नहीं है। दूसरा तरफ ये बोला जा रहा है कि तब आपने ऐसा, अगर जो है हमने बताया था तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं कर दिया? यहाँ पर सारा मामला जो है वर्चस्व का है। सारी लड़ाई जो है ये वर्चस्व की लड़ाई है कि पहले से तो हम थे, अब कोई और क्यों आ जा रहा है? अच्छा, नया जो आ रहा है, इमर्जिंग जो नए टीचर्स या हीरो हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनका भी अपना सपना है। हर एक इंसान का अपना सपना और महत्वाकांक्षा होता है और जो इंसान, ये लिख के रख लो कि जब निकलने लगता है तो उस वो अपनी सपना को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा को पाने के लिए जितना भी बलि चढ़ाना पड़े वो चढ़ा देगा। सच यही है। तो इसमें बलि चढ़ती किसकी है? चढ़ती गरीबों की है। चूँकि आज के टाइम में सबसे सस्ता जो जान है वो गरीबों का हो गया है। अमीर तो आएँगे नहीं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही में चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदल जाए, आपका ज़िंदगी बदल जाए, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। एक-एक बच्चों को अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी के सहारे किसी का ज़िंदगी नहीं चला है। दूसरी बात, अगर लग रहा है कि सिस्टम में खामियां है, क्योंकि खामियां तो एकदम चरम पर है। ये सरकार ही ऐसी है कि जो कि करप्शन का, ये कह सकते हो कि पूरा जखीरा लेकर के बैठी है। तो अगर जिस भी बच्चों को ऐसा लगने लग जाए कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, तो कम उम्र से अभी से स्किप करके अपना बिजनेस खड़ा कर लो, ज़िंदगी बर्बाद कर होने से बच जाएगी। और नहीं तो अगर ये इस भ्रम में रह जाओगे, नहीं इस बार नहीं अगले साल, इस बार नहीं अगले साल, अगर ऐसा कुछ भ्रम में हो तो लिख के रख लो, समय निकल जाएगी, सिस्टम नहीं सुधारने वाली। इतना आसान नहीं है कि कोई एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति सिस्टम में सुधार कर दे, उसके लिए पूरे भारत से बच्चों को लगना पड़ेगा। टीचर के लग जाने से सिस्टम नहीं सुधर जाएगी, ये लिख के रख लीजिए। सिर्फ टीचर के लगने से सिस्टम सुधरेगी नहीं, बल्कि टीचर का पर्सनल जो है, जो हित है, जो उसका स्वार्थ है, वो पूरा हो जाएगा। आपके वजह से वो फेमस हो जाएँगे और इसके बाद वो मीडिया में बैठ कर के 10 जगह, है ना, अपना पॉडकास्ट या अपना जो है इंटरव्यू दे दे करके अपना भारत में अपना चेहरा चमका लेंगे। आपका चेहरा कभी नहीं चमकने वाला है। आपका चेहरा तो तभी चमकेगा जब आपको खुद के दिमाग से काम करना है, खुद के सोच और सूझबूझ से काम करना है। कि अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इसमें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिस्टम पूर्णतः कंप्लीटली सड़ चुका है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर 3000 वैकेंसी है, वहाँ पर 4000 सॉल्वर इसलिए लड़ रहे हैं कि यार हम कम पैसे में ज़्यादा परफेक्शन दे सकते हैं। तो
फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है कोई एक जेन्युइन बच्चा जो सही एक्चुअल में तैयारी कर रहा है और अपनी ईमानदारी के दम पर कैसे नौकरी ले सकता है। एकाध ऐसे लोग हैं, 100 में 10 ऐसे लोग हैं जो अपने तैयारी के दम पर ले लेंगे। 90% सीटें तो ऐसे ही बिकने वाली है, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए। और ख़ास करके अगर अभी वर्तमान सरकार की बात करें तो ये तो ऐसे भी एजुकेशन के खिलाफ है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आपका ये बीजेपी के ही नेता थे एक, मुझे उनका नाम अनुराग ठाकुर जी का। उन्होंने एक स्कूल में गया और बच्चों से पूछा कि बताओ कि ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बच्चे ने सही जवाब दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग से। पर उन्होंने बोला कि ना ना, ये गलत बात बोल रहे हो, पहला व्यक्ति तो जाने वाला हनुमान जी थे। अब बताओ, जिस देश की सरकार और सरकार में बैठे उनके जो टीम के लोग का इस लेवल तक का थिंकिंग हो सकता है, वो सरकार कैसे किसी देश का तरक्की करवा देगी और विश्व गुरु कैसे बन जाएगी। जो बच्चों को सिर्फ इतना ही में उलझा के रखा है कि भगवान हनुमान जो है अंतरिक्ष में गए थे, या आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम को समझो, इसके बाद कहीं आपकी दुनिया ही नहीं चलने देगा। और करियर के नाम पर आपको पकौड़ा बेचना है। तो जो सरकार एजुकेशन शिक्षा के ही खिलाफ है, तो नौकरी कहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब की दे देगी। आपको लगता है 100 में 10 का हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी लड़ना अगर है तो खुद लड़िए। टीचर के लड़ने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी। और लगे कि नहीं यार कुछ नहीं होने वाला है, तो ज़िंदगी में लिख के रख लीजिए कि सरकारी नौकरी ही किसी का किस्मत नहीं संवार सकती है। आपको कम उम्र में अगर लगता है कि नहीं हो रहा है, तो बिजनेस खड़ा कीजिए। अभी से करेंगे, 5 साल 6 साल 10 साल जाते जाते आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। पैसे की दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि पावर मिले या ना मिले, पैसा का मोहताज नहीं रहोगे। मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज के टाइम में पैसे की दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठेपा है, वो ठेपाधारी है, बिल्कुल अंगूठा छाप इंसान, लेकिन फिर भी आज के टाइम में 2 लाख 3 लाख रुपये महीना ईजिली निकाल लेता है। तो बस यही मेरा कहना था। बाकी आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं। आइए चलते हैं। आज का पहला सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में P एक बिंदु है AB पर, ऐसा कि PB रेशियो AP का जो रेशियो दिया है 3:4 है। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में AB पर एक पॉइंट P है, इस तरीके से है कि PB यानी कि PB रेशियो AP का जो रेशियो दिया है वो 3, यानी मतलब ये है कि अगर ये 3 है तो ये कितना है, 4 है। सामने देखेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 7। चलिए आगे आगे कह रहा है, अच्छा ये भी बोल रहा है कि PQ AC के पैरेलल है। PQ जो है ये AC के पैरेलल है, AC के समानांतर है, पैरेलल है। इसका मतलब आपको एक थ्योरम याद होगा BPT, कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक समानांतर लाइन हम खींचते हैं, एक साइड के समानांतर में एक साइड के पैरेलल में अगर हम कोई लाइन खींचते हैं जो कि बाकी के उस त्रिभुज के बाकी 2 साइड के किसी 2 पॉइंट से मिलाते हैं, तो वो जो है अगर इसका समानांतर है तो जो रेशियो इनका होता है वही रेशियो इसका भी हो जाता है। क्लियर बात है। चलिए इतना ही नहीं बल्कि हम इसमें ये पढ़े थे, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आइए सामने समझते हैं। ये थ्योरम BPT थ्योरम एक्चुअल में इसे बोला जाता है। क्या है BPT थ्योरम, जरा सामने देखना। कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है। अच्छा, AB और AC के किसी भी 2 पॉइंट यानी साइड AB और साइड AC पर कोई एक पॉइंट P एंड Q अगर है और इस तरीके से कि PQ पैरेलल BC है, तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा और वही रेशियो इनका होगा। मतलब ये हुआ कि AP अपॉन में AB का वही रेशियो होगा जो AQ अपॉन में AC का वही रेशियो होगा जो PQ अपॉन में BC का होगा। तो अगर ये देखना जरा ध्यान से, अगर 3:7 है, कितना है, 3 यहाँ से यहाँ तक, जरा देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ पूरा 7, तो यहाँ भी ये 3:7 और ये भी 3:7 हो जाएगा। सॉरी ये 7 हो जाएगा, है ना।
मतलब अगर पी क्यू 3 है तो ये पूरा 7 है। आगे कह रहा है कि यदि ए आर एंड क्यू एस पी सी पर लंबवत है, पी सी का मतलब हुआ ए, अगर ए आर पी सी पर लंबवत है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया ए आर, आगे क्यू एस भी पी सी पर लंबवत है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया क्यू एस, क्यू एस परपेंडिकुलर है, और क्यू एस का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि ए आर की लंबाई बताओ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं समझते हैं। देखो क्या कैसे करना है। पहला नंबर तो आपको इस टाइप का थ्योरम ए वाला, इसे बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ये थ्योरम आपको याद रखना होगा। दूसरी बात, आपको सिमिलरिटीज रूल, रूल्स ऑफ सिमिलरिटीज याद होना चाहिए। एंगल 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 से कोई भी दो ट्रेंगल आपस में सिमिलर होता है। क्या होता है जरा देखना ध्यान से। कोई भी दो ट्रेंगल आपस में एंगल 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 से सिमिलर हो जाता है। मतलब अगर इस ट्रेंगल का ए और इसका भी ए एंगल, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ है ना, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ का इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब जरा देखना, चूंकि दिस पैरेलल टू दिस और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम बात करेंगे इस एंगल का, यानी एंगल दिस। और अगर हम बात करें यहाँ पर जरा देखना ध्यान से, इस और इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल में, मतलब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रायंगल फर्स्ट है ना, ट्रायंगल फर्स्ट और सेकेंड, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, जरा देखना ध्यान से है ना, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर सेकेंड ले लेता हूँ। तो बात ऐसा है कि इन दोनों में बात करें तो इसका ए वाला एंगल और यहाँ पर ए वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। किस बेस पर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई भी दो लाइन पैरेलल है, कोई भी तीसरा उसे लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो जो ये दोनों एंगल होता है आपस में ट्रांसवर्स, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाता है। अब बात करेंगे ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड में, ये दोनों ही ट्रायंगल जरा देखना ध्यान से, ए एंगल इसके बराबर है, ए 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो ही जाएगा। तो कोई भी दो ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि कोई भी दो उनका एंगल इक्वल है, तो तीसरा भी इक्वल होगा ही होगा, और इस बेस पर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाता है। उस बेस पर अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में सिमिलर है, और सिमिलरिटीज का क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल से सिमिलर अगर है तो हम बोलेंगे कि इनके साइड का जो रेशियो है वो सेम हो जाता है, मतलब कोरिस्पोंडेंस साइड का। मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में यानी कि पी क्यू एस में, इसके सामने का, इस एंगल के सामने का साइड यानी कि पी क्यू, और अब इसमें बात करते हैं 90 के सामने का साइड यानी कि क्या हो जाएगा, ए सी का रेशियो वही होगा जो इसके सामने का, चूंकि हमने पहले इस ट्रायंगल पी क्यू एस का लिया है, तो अब इसके सामने का साइड यानी कि इस एंगल के सामने का साइड क्या है, क्यू एस, यानी कि क्यू एस है ना, डिवाइडेड बाय, अब इसमें इसके सामने का साइड यानी कि ए आर, और हमें ए आर ही फाइंड करना है। पता है ए कितना है 3 और ए वाला कितना है 7, इक्वल हो जाएगा 9 अपॉन में ए आर। यहाँ से चाहो तो कट कर दो, 3 तरीके 9, यानी कि ए आर का वैल्यू 7 3 21 आ गया। तो बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम किसी भी टफेस्ट क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर बात है। ये आज का हमारा पहला सवाल था। अगर आपको लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आज का सवाल नंबर 2 पर। चलिए आइए समझते हैं सवाल नंबर 2। ये भी आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो आज का जनरली मेरा एक थिंकिंग ये था कि हम थोड़ा मिक्सचर करके क्वेश्चन को लेके आए, यानी कि ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम से। अभी जनरली हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं आपका आने वाला एग्जाम एसएससी सीजीएल का जो 10 सितंबर से है उसके लिए, और अभी आरआरबी एनटीपीसी चल ही रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दो अंक संख्या ऐसी है कि उस संख्या और उस संख्या के अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना दे दिया है, 55 है। पहले तो हमें दो अंकों के जो संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू क्या है,
टू डिजिट नंबर, दो डिजिट के नंबर, एक नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है 10a प्लस बी। कई लोगों को ये भी पता है, या तो हम बोल सकते हैं कि 10x प्लस वाई, मतलब दोनों में से कोई भी लिख लो, दोनों सही है। 10a प्लस बी एक दो डिजिट नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दो डिजिट वाले किसी एक नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 10a प्लस बी। पता कैसे चलेगा? जरा देखो, सुनो। अपने मर्जी से कोई भी एक नंबर सोच लेते हैं। हम समझ लेते हैं 37। 37 क्या है? हम इस चाहें तो लिख सकते हैं 30 प्लस 7, यानी कि 3 इंटू 10 प्लस 7। अब जरा देखना किस फॉर्म में बन गया, यानी कि 10a, ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे? कोई इसका एक ए वाला डिजिट, यानी कि जो टेंस प्लेस पर बैठा हुआ डिजिट है वो हमारा ए के जगह पर आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इतना। और बी की जगह पर क्या है? 7 है, यानी कि वंस प्लेस पर बैठा जो नंबर डिजिट है वो हमारा क्या है? बी है। और टेंस प्लेस पर जो बैठा हुआ डिजिट है वो क्या है? 3 है। समझ में आ रहा होगा। ऐसा है कि अब अगर मैं बात करूं तो इसी फॉर्म में एक्चुअली होता है। अगर मैं अब बात करूं कि यहाँ पर ए और बी क्या है, तो किसी भी उस नंबर के डिजिट है, क्या है? डिजिट है। ए और बी क्या है? तो तुमसे अगर कोई पूछे, बोलो कि उस नंबर के डिजिट्स हैं ए और बी। समझ में आ गई बात? आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक टू डिजिट नंबर वाले, जितने भी टू डिजिट के नंबर, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म पता नहीं होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, चलो सामने। तो कहना चाह रहा है कि दो डिजिट का एक नंबर है, तो हम ले लेते हैं 10a प्लस बी। उस नंबर के डिजिट को पलट देने के बाद, तो डिजिट जब पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? 10b प्लस ए। और जो रिजल्ट आया, इनको प्लस करने के बाद जो इनका योग है यानी कि सम है वो 55 है, 55 दे दिया है। 10b प्लस बी, यानी फाइनली मैं बता दूं आपको, ये सब याद होने वाली बात है। अगर तुम चाहते हो कि एसएससी का बढ़िया मतलब स्टूडेंट बनना चाहते हो, एक मंझा हुआ खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें याद होना चाहिए कि इसका सम जब भी करेंगे, टू डिजिट के कोई भी नंबर्स हैं उनके नंबर को पलटने के बाद जो नंबर बनते हैं उसका डिजिट का मतलब उस नंबर का सम जब करते हैं तो ये हो जाता है 11 इंटू ए प्लस बी। अच्छा, जब इनका डिफरेंस कर दें 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, अगर इनका डिफरेंस कर दे तो जाहिर सी बात है ए भी माइनस हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस, तो हो जाता है 9 इंटू ए माइनस बी, यानी 9 में 9 इंटू डिजिट का डिफरेंस। इसका मतलब होगा कि जब प्लस करेंगे तो 11 इंटू डिजिट का सम, डिफरेंस करेंगे तो 9 इंटू डिजिट का डिफरेंस। अब ये तुम्हारा दे दिया है 55, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 11 से 5 बार में ख़त्म। यहाँ से a दे दिया है 45, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया? 9 पचे 45, 5। डिजिट का सम भी 5 है और डिजिट का डिफरेंस भी 5 है। वो नंबर क्या हो सकता है? हमेशा याद रखना, वो 50 ही वो नंबर हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, जरा सामने देखो। अगर तुमसे यहीं पर पूछ दिया होता कि बताओ कि वो डिजिट है कौन, यहाँ तो बोल रहा है कि अंकों का गुणनफल क्या होगा, पर अभी हम ऐसे समझ लें कि वो नंबर कौन है ऐसा जिनके डिजिट का सम 5 आ रहा है और डिजिट का डिफरेंस भी 5 ही आ रहा है, तो 50 ही होता है। कैसे? अगर हम a और b निकाल ले, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a माइनस बी, ए भी 5 है, तो जाहिर सी बात है b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू 5 है, तो जाहिर सी बात है कि b का वैल्यू 0 रहा होगा, तभी तो वैल्यू दोनों का सम 5 आएगा। मतलब a प्लस बी 5 लाने का मतलब, अगर a 5 है तो 0 रहा होगा। तो अगर हम नंबर बनाएं तो हो जाएगा 10a प्लस बी, और a की जगह पर 5 लिख दोगे तो हो जाएगा 50 प्लस 0 यानी कि 50। तो वो नंबर क्या है? 50 है। सही बात है कि नहीं? तो कहने का सेंस है कि आपसे तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि बताओ कि वो डिजिट का मल्टीपल क्या होगा। तो दोनों डिजिट हमें पता है, a का वैल्यू 5 आ गया और b का वैल्यू 0 आ गया, दोनों का मल्टीपल 0, यानी कि कह सकते हो कि डी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। रही बात कि हम आगे भी ऐसा क्वेश्चंस जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं इधर 2 दिन 3 दिन से वीडियो बनाना थोड़ा सा बंद कर दिया था, पीछे इसके रीज़न आपको भी पता है, चूँकि दिमाग थोड़ा सा इधर उधर लगा हुआ था, है ना। हम लोग 24 को एक्चुअली मैं भी किया था, पर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है ना। और मुझे नहीं लगा कि मुझे बनाना चाहिए, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं। पर
मैं सही में बताऊँ, एकदम जेन्युइन अगर आप ईमानदार इंसान हो, अगर लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अपने करियर से प्यार है, तो आपको किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। कोई आपका हितैषी नहीं है, आपके माँ-बाप के सिवा। तो आपको अपनी ज़िंदगी से, अपने करियर से अगर प्यार है, तो आपको अपने खुद तैयारी कीजिए, खुद का ब्रेन होना ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ वो तो गैर हैं, गुरु के नाम पर वो कोई अपना नहीं होता, वो सारे गैर ही हैं। यहाँ अपने ठग लेते हैं और छल लेते हैं तो गैर ही है। सबको अपना चेहरा चमकाना है। फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि एकदम कंसंट्रेट होकर के अपने पेपर का तैयारी करो। हालाँकि पेपर की तैयारी में एक चीज़ तो ज़रूर आता होगा आपके मन में कि यार जब फेयर है ही नहीं, जब चीज़ें बिक ही जा रही है तो हम तो करते-करते मर जाएँगे, लेकिन कुछ मिलना है नहीं। दूसरी बात, एक चीज़ और है कि जिसके पास पैसा है वो ऐसे भी जाकर के नौकरी ले ले रहा है, क्योंकि सिस्टम तो बिकी हुई है। तो अब हम करें तो क्या करें, चूँकि आप पैसा दे नहीं सकते हैं उतना। तो वही बात है कि देश ही ऐसा है, यहाँ पर करप्शन चरम पर है और रहेगा भी, चूँकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि कोई सुधार नहीं सकता है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, तो नया कुछ सोच लीजिए, ऑप्शन बी ज़रूरी है। लास्ट में समय निकल जाएगा, फिर पछताने के बाद कुछ नहीं बचता है। मैं 2017 के भी प्रोटेस्ट को देखा था, उस टाइम में एक लड़का जो लीड कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पर वो लड़का इस प्रोटेस्ट में भी आया था, उम्र ढल गई, दाढ़ी पक गए उनके, और आज एकदम फटी हालात में वो लड़का जी रहा है। हम लोग भी थे उस प्रोटेस्ट में, पर हम लोग का तो सिचुएशन बहुत अच्छा सुधर गया, चूँकि हमने सही समय पर सही डिसीजन लेकर के चीज़ें स्टार्ट कर दी थी पढ़ाना। पर वो बच्चा आज देखा मैंने, वो लड़का एकदम फटी हालात में है, इसकी सिचुएशन एकदम जर्जर हो चुका है, कोई पूछ तक नहीं रहा था। जबकि 2017 के प्रोटेस्ट में उस लड़के को लोग हाथ पर टीचर लेके चल रहे थे, क्योंकि टीचर को चेहरा चमकाने का सबसे अच्छा जरिया वो लड़का था। वो जिसे आगे करता वही टीचर का चेहरा चमक जाता। समझ में आ रही बात? क्योंकि लीड करने वाला लड़का वही था। लेकिन आज सिचुएशन ये था कि कोई टीचर उसे पहचानने से मना कर दिया। पीछे-पीछे मोबाइल लेके दौड़ रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको कोई नहीं पूछेगा, बर्बाद हो जाएँगे तो। समझ में आ रही बात? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ।